तो आज हम बात करने वाले हैं एक साम्राज्य के बनने की कहानी। लेकिन रुकिए, ये किसी एक राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस मास्टरमाइंड की जिसने पूरी की पूरी प्लेबुक लिख डाली। एक ऐसी प्लेबुक जो आज भी उतनी ही कारगर है। तो सवाल ये उठता है कि जब हर तरफ अफरा तफरी हो, कोई एक बड़ी ताकत ना हो, मतलब एक पावर वैक्यूम, तो उस शून्य से एक पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा किया जा सकता है? सोचिए जरा। सिकंदर जा चुका है और पूरा इलाका एक तरह से खुला पड़ा है। अब क्या होगा? यही उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल था। और जवाब था दो चीजों में। आपको चाहिए एक जबरदस्त रणनीतिकार और एक ऐसी प्लेबुक जो सारे नियम बदल दे। और हमारे पास ये दोनों थे। रणनीतिकार थे कौटिल्य और उनकी क्रांतिकारी प्लेबुक थी अर्थशास्त्र। बस इन्हीं दो चीजों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। अब इस पूरी कहानी को एक मॉडर्न स्टार्टअप के नजरिए से देखते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर किसी साम्राज्य को खड़ा करना भी तो एक तरह का स्टार्टअप ही है ना? तो चलिए समझते हैं कि उस वक्त की मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या थी और इस स्टार्टअप की फाउंडिंग टीम कौन थी। तो देखिए, ये था उस समय का मार्केट सिनारियो। एक तरफ जो सबसे बड़ा प्लेयर था, नंद साम्राज्य, उसका राजा धननंद भाई इतना अलोकप्रिय था अपने टैक्स की वजह से कि जनता बस तंग आ चुकी थी। और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम भारत, सिकंदर के जाने के बाद वहां कोई बड़ी ताकत थी ही नहीं, सब टुकड़े टुकड़े में बटे थे। तो सोचिए, एक इनकम्बेंट जो कमजोर है और एक मार्केट जो पूरी तरह से फ्रैगमेंटेड है। ये तो एक परफेक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी थी किसी नए प्लेयर के लिए। और ये रही इस स्टार्टअप की ड्रीम टीम, इसकी फाउंडिंग टीम। एक तरफ थे कौटिल्य या चाणक्य कह लीजिए, ये थे इस पूरे ऑपरेशन के ब्रेन, इसके स्ट्रैटेजिस्ट। समझिए कि ये थे COO। और दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त, एक जोशीले महत्वाकांक्षी नौजवान जो इस विजन को हकीकत में बदलने वाले थे, यानी कि हमारे CEO। अब हर अच्छे स्टार्टअप के पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान तो होता ही है। इनके पास था अर्थशास्त्र, और ये कोई मामूली किताब नहीं थी, ये थी पूरी की पूरी प्लेबुक। एक साम्राज्य को जीरो से बनाने और फिर उसे सालों साल चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट। इसमें सरकार कैसे चले, पैसा कहाँ से आए और दुश्मनों से कैसे निपटा जाए, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ लिखा था। ये मौर्य एम्पायर का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट था। तो कौटिल्य ने इस प्लेबुक को मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांटा। राज चलाने के 3 बड़े स्तंभ। पहला, राजा और सरकार, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हो। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर, यानी देश के अंदर नियम कानून कैसे हों। और तीसरा, वॉर और डिप्लोमेसी, यानी बाहरी दुनिया से कैसे डील करना है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? अपना घर ठीक करना, है ना? कोई भी बिजनेस सबसे पहले अपने होम मार्केट को सिक्योर करता है। कौटिल्य की स्ट्रैटेजी का पहला फेज भी यही था। पहले अंदर से सब कुछ मजबूत करो, सारे खतरों को पहचानो और उन्हें खत्म करो, जिसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट। और कौटिल्य इस मामले में बहुत आगे की सोचते थे, बिल्कुल आज के कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की तरह। उनका साफ कहना था, जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जो हर कोने की खबर तुम तक पहुंचाए। कोई भी मंत्री या बड़ा अधिकारी रखने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करो, क्योंकि उनके लिए इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी ताकत थी। और एक और मजेदार बात, वो कहते थे कि प्रजा को खुश रखना भी एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है। भाई सीधी सी बात है, जब लोग खुश रहेंगे तो बगावत क्यों करेंगे? ठीक है, तो घर संभल गया। अब क्या? अब बारी थी मार्केट एक्सपेंशन की, मतलब साम्राज्य को बढ़ाने की। और इसके लिए भी कौटिल्य की प्लेबुक में सब कुछ था। कब हमला करके हॉस्टाइल टेकओवर करना है और कब बातचीत करके स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना है। हर सिचुएशन के लिए एक प्लान। और जरा देखिए कि ये प्लान कितनी तेजी और सफाई से एग्जीक्यूट किया गया। 324 BC में सिकंदर वापस गया। अगले 2 साल के अंदर अंदर चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम के सारे छोटे मोटे यूनानी शासकों को साफ कर दिया। और जैसे ही वो बेस मजबूत हुआ, सीधा हमला किया नंद साम्राज्य के दिल पर। और बूम, 321 BC तक मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। और नतीजा आपके सामने है। इस एक रणनीति ने मौर्य साम्राज्य को लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला दिया। कलिंग और एकदम दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो समझिए कि पूरा का पूरा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर लिया था। उस जमाने के हिसाब से ये कुछ अनसुना, अनसोचा था। अब देखिए कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण, एक तरह की M&A डील। 305 BC में चंद्रगुप्त का सामना हुआ सेल्यूकस निकेटर से, जो सिकंदर का जनरल था। अब यहाँ एक भयानक जंग हो सकती थी।
लेकिन नहीं, एक स्मार्ट डील हुई। चंद्रगुप्त को मिले बड़े बड़े इलाके, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और एक शादी का गठबंधन भी हुआ। और सेल्यूकस को क्या मिला? 500 जंगी हाथी और एक बड़ी हार से वो बच गया। मतलब विन विन सिचुएशन। तो ठीक है, साम्राज्य बन गया, फैल भी गया। लेकिन अब असली चुनौती थी, इतने बड़े एंटरप्राइज को मैनेज कैसे किया जाए, इसे रोजमर्रा चलाया कैसे जाए। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के उस हिस्से की जो इस साम्राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम बना। और कौटिल्य ने वाकई हर छोटी बड़ी चीज का प्लान बनाया था। देखिए, कानून व्यवस्था के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया ताकि अंदर शांति बनी रहे। व्यापार और मार्केट के लिए नियम बनाए गए ताकि इकोनॉमी चलती रहे और खजाना भरता रहे। और इतना ही नहीं, माइनिंग, खेतीबाड़ी, जंगल, हर रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, इसका भी पूरा खाका तैयार था। ये सच में किसी मॉडर्न देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कम नहीं था। हर बड़ी कहानी का एक आखिरी चैप्टर तो होता ही है। तो चलिए देखते हैं इस साम्राज्य के फाउंडर सीईओ चंद्रगुप्त का अंत कैसे हुआ। और यकीन मानिए, उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही हटकर थी जितनी उनकी शुरुआत। सोचिए, अपने करियर के पीक पर 297 बीसी में चंद्रगुप्त ने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा और खुद जैन धर्म अपनाकर दक्षिण भारत चले गए। वहां उन्होंने जैन परंपरा के मुताबिक उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। मतलब सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर से आध्यात्मिकता की ऐसी राह, वाकई एक असाधारण अंत। तो चंद्रगुप्त की कहानी तो पूरी हुई, पर कौटिल्य की विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उन्हें अक्सर एक नाम दिया जाता है, इंडियन मैकियावेली। पर ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए इस तुलना को जरा समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये सब कुछ साफ कर देगी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा करीब 300 बीसी में, और मैकियावेली, जिनकी किताब द प्रिंस दुनिया भर में मशहूर है, उन्होंने वो किताब लिखी 1513 एडी में। मतलब करीब करीब 1800 साल का फर्क। कौटिल्य ने वो बातें 1800 साल पहले ही कह दी थीं जिनके लिए मैकियावेली आज जाने जाते हैं। और तुलना की वजह यह है कि दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि दुनिया आदर्शों से नहीं बल्कि असलियत से चलती है। सत्ता कैसे हासिल की जाए, और उससे भी जरूरी उसे बनाए कैसे रखा जाए। उनका फोकस इस बात पर नहीं था कि क्या सही है, बल्कि इस बात पर था कि क्या काम करेगा। प्रैक्टिकलिटी ओवर मोरालिटी। और इसी वजह से कौटिल्य को मैकियावेली से कंपेयर किया जाता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र असल में है क्या? क्या ये एक प्रैक्टिकल गाइडबुक है राज चलाने की, या फिर ये एक बेरहम शासक के लिए लिखी गई रूल बुक है? ये बहस आज भी जारी है, और शायद यही बात कौटिल्य को आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है।